जेंडर इक्विटी की बात करें, फिर से हम भारतीय जनता पार्टी पर आते हैं जी। मैं 40 साल से देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को। पिछले 40, आप फिर कहेंगे कि आप ये सवाल करते हैं, पिछले 75 साल की बात मैं करूँ, 1951 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तब से लेकर आज तक, या उस 50 साल को छोड़ दूँ मैं, 1980 से शुरू करें तो आज 45 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी का महिला अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, अब आप इसकी योग्यता पर करेंगे, लेकिन 45 साल में नहीं हुआ। फिर उसको दूसरे तरीके से देखूं, स्मृति जी के रेफरेंस से पहले भी देखूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की कई बड़ी महिला लीडर्स, सुषमा स्वराज एक बड़ा नाम, वसुंधरा राजे एक बड़ा नाम, उमा भारती एक बड़ा नाम, स्मृति ईरानी एक बहुत बड़ा नाम, पांचों एक बड़े नाम हैं। और भी लोग हैं, महिलाएं और भी हैं, लेकिन सबको पनिश किया गया। अगर चीफ मिनिस्टर बनाना पनिशमेंट है नहीं, चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद देखिए, मैं आपको कहे तो हिसाब एक एक का बता सकता हूँ जी। उमा भारती जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उसके बाद जब उन्होंने हुबली के मसले पर छोड़ा, उनकी दोबारा एंट्री में मुश्किल बहुत ही ऑपरेटिव वसुंधरा जी का मसले पर आपने ऑपरेटिव वर्ड कहा, छोड़ा। हाँ, आगे नहीं, उसके बाद उनकी री एंट्री कैसे हुई है नहीं हुई है आप जानते हैं। वसुंधरा जी अभी तक मुख्यमंत्री थी, राजस्थान की सबसे ताकतवर, उनकी री एंट्री नहीं हुई। सुषमा जी का भी मुझे ध्यान है कि वो दिल्ली में 4 महीने के लिए 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बनी और उनकी दोबारा एंट्री बहुत मुश्किल हुई थी, मैं जानता हूँ, जबकि वाजपेयी जी की बहुत पसंदीदा। स्मृति ईरानी है जो आज की पीढ़ी में बीजेपी की सबसे पावरफुल, आउटस्पोकन, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिसरप्टर भी कहें तब भी ऐसी पावरफुल मिनिस्टर या पॉलिटिकल लीडर है जो जहाँ खड़ी हो जाए वहाँ लोगों को देखना ही पड़ेगा कि क्या कह रही है। लेकिन क्यों उनको इस सरकार में शामिल वो नहीं है? यदि इसको मैं 2024 का चुनाव हार गई थी विजय जी, आप 2014 के भी चुनाव हार गई थी, लेकिन तब मैं राज्यसभा की सांसद थी। लेकिन 2024 में आप चुनाव हार गई, मैं तो, लेकिन तब मैं राज्यसभा की सांसद थी। मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूं कि जो जसवंत सिंह जी, प्रमोद महाजन भी उदाहरण है, आप प्रमोद महाजन जी को जानते हैं, प्रमोद महाजन पर वो दोनों लोग 98 का इलेक्शन हारे, दोनों को मंत्री बनाया वाजपेयी जी ने। और इस सरकार के जितने मेल मिनिस्टर्स हैं, आप नाराज मत होइएगा, पिछले 11 साल में जितने विभाग स्मृति ईरानी के 5 साल में मंत्री रहते हुए बदले, किसी के नहीं बदले। मुझे समझ आया सवाल क्या है, मैं सवाल नहीं पूछ रहा। सवाल यही है ना कि महिलाओं पर ही क्यों टारगेट किया जाता है? देखिए, आप अगर इसको अलग नजरिए से मैं आपको 50 और उदाहरण, मैं आपको 50 उदाहरण और देती हूँ। केशव प्रसाद जी ने बहुत काम किया पार्टी का, संघ के भी स्वयं सेवक हैं, अब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। देवेंद्र भाई साहब वो डेप्यूटी के पोजीशन पे रह चुके थे, अभी चीफ मिनिस्टर हैं। अगर आप गुजरात में देखें, हमारे कई ऐसे प्रमुख नेता हैं पुरुष जो पहली पायदान पे थे, आज वो लोग संगठन का काम कर रहे हैं। तो अगर पुरुषों की भी लिस्ट निकाली जाए, शिवराज सिंह चौहान जी, उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री नहीं बने, केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन वसुंधरा जी तो नहीं बनी। नहीं, लेकिन मैं आपको पुरुषों की भी लिस्ट बता रही हूँ जिन्होंने काम किया है, लेकिन जो आज शायद आप जहाँ उनको देखना चाहते हैं वहाँ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ है। वसुंधरा जी, उमा दीदी, इन सबको मुख्यमंत्री का खिताब इन्होंने पाया, इन सब ने बड़ी गरिमामयी उपस्थिति अपनी दर्ज कराई, अपना योगदान दिया। मेरी पार्टी में महिला पुरुष दोनों लिंग के नेताओं ने काम किया है। और ये तीनों के तीनों, यदि बात करें, उमा भारती की बात करें, वसुंधरा जी की बात करें, स्मृति ईरानी की बात करें, तीनों आउटस्पोकन, तीनों डिसरप्टर। सुषमा जी भी हैं। हाँ, सुमित्रा ताई महाजन से बड़ा कोई डिसरप्टर नहीं था भाई, वो स्पीकर तो बनी। तो ऐसा नहीं है कि संगठन और पार्टी ने हम लोगों को मौका नहीं दिया। मेरे बारे में आपको शायद इसलिए खटकता है क्योंकि उम्र में सबसे छोटी हूँ लेकिन एक सत्य ये भी है कि हम सबको मौका दिया पार्टी ने, सत्ता में जब थे तब भी, सत्ता में जब नहीं थे तब भी। मैं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हूँ, मैं 2 बार की राष्ट्रीय मंत्री रह चुकी हूँ, मैं अटल जी के वक्त से लेकर नरेंद्र भाई के कार्यकाल तक राष्ट्रीय परिषद में और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रह चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं कि मेरी पार्टी ने मुझे सम्मान नहीं दिया। सुषमा जी ने विदेश मंत्रालय में विशेषतः जो योगदान देश को दिया, वो आज भी उसका स्मरण लोग करते हैं। लेकिन एक सत्य ये भी है विजय जी, जो मेरी पार्टी ने मुझे दिया, मेरे टैलेंट के आधार पर दिया, अथवा आगे चल के मेरी क्षमता का किस प्रकार से
उपयोग हो सकता है उसके आधार पर दिया, और कुछ किस्मत का भी खेला होता है। अब पार्टी को बचाने के लिए किस्मत के आप खेला पर आ सोचिए, गए आप। अब आप नहीं, आप ये सोचिए, जब देवेंद्र भाई को कहा गया था कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हाँ, तो उन्होंने पार्टी के निर्णय को स्वीकार किया था ना। तो उस वक्त के देवेंद्र फडणवीस जी से अगर आप बात करते तो शायद आप यही सवाल उनसे करते। आज आप वो सवाल नहीं करेंगे। जी। फर्क यह है वो पुरुष है, मैं महिला हूँ। अच्छा, नहीं, इस सवाल को फिर देखिए, अब ये किस्मत का खेला पे मैं स्मृति जी से बात नहीं करता, क्योंकि किस्मत की खाती नहीं है वो। स्मृति जो है ना, अपनी मेहनत का खा रही है, जहाँ है वो मेहनत से है। मैं इसको किस्मत के साथ देखिए, नहीं जोड़ता। संगठन का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत लोग आते हैं जो मेहनत करते बिल्कुल हैं। संगठन का योगदान मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं और तो थोड़ा मैं समझना क्योंकि चाहता हूँ किस्मत का खेला इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जिस घर में मैं बैठी हूँ ना, वो किस्मत के खेले का सबसे बड़ा प्रतीक है। कि जो लड़की 7 साल, आज मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ, 7 साल की उम्र में जिस घर, आप गेट पे जो मेरे खड़े थे, वो जो सामने की सड़क है, वहाँ मेरे पिताजी किताब बेचते थे जी। वही का उसका मैंने 7 जिक्र किया, साल वो की ठीक है। उम्र में एक बच्चा जिसके पास खाने को ज़्यादा पैसे ना हो, जिसका पिता सड़क पे किताब बेच रहा हो, वो अपने पिता से पलटकर ये कहे, पापा एक दिन हमारे यहाँ घर होगा, ये किसी की भी कल्पना से बाहर है। लेकिन और वो किस्मत से मिल गया। नहीं, काम किया, काम लेकिन किया 7 साल की बहुत बच्ची 7 साल की बच्ची, बहुत सारे लोग लेकिन सपने आप देखते ये हैं, सोचिए, उस सड़क पे मेरे पिताजी के साथ साथ और कितने लोग क्या क्या बेच रहे थे बेच रहे जी। थे। नहीं, उनमें वो से ठीक है। कितनों की औलादें यहाँ पहुंची। हाँ, नहीं तो ये तो देखो, भगवान, sorry, आप कभी ये नहीं मैं कह स्मृति सकते। ईरानी को इस शांति निकेतन के इस खूबसूरत से घर में बैठकर किस्मत का खेला नहीं मानता। ये उसकी मेहनत है, उनको आप नहीं, खारिज देखिए, मत करिए। भगवान के सामने कभी ये चुनौती मत दीजिएगा, चुनौती वरना नहीं भगवान ऐसा पटकेगा। नहीं, चुनौती नहीं देना, और किस्मत अगर है, आपको, भगवान का आप ये देखिए, वो अगर सब आपको चीजें। लगता है कि मेरे संघर्ष का समय है, तो कितनों की किस्मत में होता है कि वो शांति निकेतन में बैठ के इतने संघर्ष सुंदर करें। संघर्ष करे। कितनों की किस्मत में होता है। देखिए, कई लोग आते हैं मीडिया से पॉलिटिक्स में जब उनके मीडिया के प्रोफेशन के जर्नी का सूर्यास्त हो जाता है। जी, मैं मीडिया के अपने पूरे कार्यकाल के शिखर पर आई, शिखर पर मैंने वो त्यागा ताकि मैं संगठन ने जो काम दिया उसको करूं। फिर आप सोचिए कितने लोग होते हैं जो चुनाव हारने के बाद, 3 बार सांसद रहने के बाद, 5-5 मंत्रालय संभालने के बाद वापस कहते हैं कि चलो एक बार वो आजमाइश हो जाए। अच्छा, जब लेकिन कुछ लोगों ने तो कहा कि भाई ये तो इसलिए भी हुआ कि स्मृति जी को लगा कि अब यहाँ पर जो है थोड़ा विश्राम का वक्त है, पार्टी में इस तरह की जगह नहीं है। अभी आपने तो 2 दिन पहले तो बॉम्बे में, 2 दिन पहले मुंबई तो में आपने जाके मुझे कुछ बजट काम किया जाए, और वो में आपकी पसंद का काम 2 है। दिन पहले तो आपने मुझे बजट पे टिप्पणी करते देखा। और जहाँ तक पसंद के काम की बात है विजय जी, कोई भी शिखर पे पहुँचने के बाद ना वापस धरातल पे आके शुरुआत नहीं करता, क्योंकि लोगों को हमेशा ये भय रहता है कि अगर फेल हो गए तो। और इतना कुछ पाने के बाद कोई अपने आप को फेलियर के लिए प्रेजेंट नहीं करता। जनरल बात और स्मृति की बात में फर्क है। आपने मैं कहा कि इसलिए कोई कह रही हूँ टॉप पर कि रह के देखिए, शुरुआत नहीं करता। मैंने तो किया, वो वो बार बार याद किया। कीजिए ना कि 2014 के चुनाव में जब स्मृति ईरानी शिमला में शूट कर रही हो और तब फोन आ जाए शपथ लेने के लिए, वो भी एक कंट्राडिक्शन है। बॉलीवुड का काम एक बड़ा काम होता है, ऋषि कपूर के साथ कोई काम नहीं, मेरा ये था उस वक्त दृष्टिकोण कि भाई मुझे काम दिया गया था प्रचार करने का, अमेठी लड़ने का। मैं अमेठी लड़ चुकी, प्रचार कर चुकी, अब सरकार बनेगी, कार्यकर्ता के नाते हम जाएंगे, ताली बजाएंगे, सरकार के उपलब्धियों पर अपनी टिप्पणियां करेंगे, संगठन में अपना योगदान करेंगे। मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे फ़ोन करके बुलाया जाएगा। मुझे तो जब फ़ोन आया तब लगा कि मुझे शपथ विधि देखने आना है। तो मैंने तो इनफैक्ट ये बोला था, मुझे आज भी याद है, पीयूष भाई को मैंने फ़ोन करके कहा एक एक्स्ट्रा पास मिल जाएगा मेरे बच्चे के लिए। तो उन्होंने कहा तुम्हें एक्स्ट्रा पास मतलब? मैंने कहा हाँ, मतलब मुझे बुलाया गया है। तो जब मुझे कहा शपथ लेनी है तो मुझे लगा मैं MOS बनने वाली हूँ। तो मैंने कहा भाई MOS को तो एक ही पास मिल रहा है, मेरे बच्चे को आना है, मुझे 2 पास मिल जाएंगे। तो पीयूष भाई ने कहा देखो किसने कहा तो MOS बन रही है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं आ रही हूँ मेरे पास तो मतलब जहाँ भागे भागे घर पहुँचे थे, इतनी भी तैयारी नहीं थी कि कोई ढंग की साड़ी वाड़ी पहन लें। तो किसी कार्यकर्ता की धर्मपत्नी ने अमेठी में जो सगन में साड़ी दी थी वो पहनी थी। तो आप अगर देखें बाकी सब अच्छे खासे ठाठ वाले कपड़े पहन के आए हैं, मैं ही टाट वाला कपड़ा पहन के घूम रही। बहुत सारे लोग जिंदगी भर है ना कपड़े पहने रहते हैं, उनका मौका नहीं आता। लेकिन मैं फिर आप जहाँ पर आए, हम आपने कहा कि कैबिनेट मिनिस्टर बने, HRD जैसी मिनिस्ट्री उस समय आपको मिली,
क्या हुआ, HRD मिनिस्ट्री में तो बहुत काम किया जी। और आप एक कल्चरल नैरेटिव के लिए भी, कल्चरल आइडियोलॉजी के लिए भी आप काम करती रही, क्यों ऐसा हुआ कि स्मृति ईरानी को छोड़ना पड़ा? पहले तो आपको असाइन किया जाता है, हम्म, आप अपने आप उसको अपने लिए डिनोट नहीं करते हैं। ये एक राजनीतिक हकीकत आपके दर्शकों को जी। हमें बता देना चाहिए, हमारा ये कर्तव्य है। तो ऐसा नहीं है, संगठन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसे चलता है, उसमें आपको बताया जाता है कि आज तुम्हारा काम ये है। बीजेपी से इतना तो आप परिचित है ही। तो मुझे वो काम दिया गया कि तुम्हारा काम है आज शिक्षा का विषय संभालो और शिक्षा के विषय में जो जो चुनौतियाँ उनको देखो। ठीक है। तो जब मुझे वो कार्यभार दिया गया तो 4-5 चुनौतियाँ उस वक्त थी। हमारे बहुत सारे न सिर्फ वोटर, समाज के कद्दावर लोगों का ये मानना था करिकुलम चेंज होना चाहिए। अब करिकुलम चेंज करने का लीगल जो एक और लेजिस्लेटिव जो फाउंडेशन है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP पर आप कभी भी तलवार निकाल के सीधा किताब चेंज करने नहीं जा सकते क्योंकि कोर्ट उसको ओवरटर्न कर देगा। आपको प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट बहुत ही पहले बनाना पड़ेगा और ऐसा सुदृढ़ डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, सक्षम डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा कि जुडिशियल स्क्रूटनी को वो विथस्टैंड कर सके। शायद किसी को ये अपेक्षा नहीं होगी मुझसे कि मुझे ये पद्धति पता थी। तो आप उस नॉइस के बीच में क्या पॉलिसी बना सकते हैं? तो मेरी पहली चुनौती ये थी। दूसरा मेरा अध्ययन का ये विषय था कि आज तक हमारे देश में पॉलिसी कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने बनाई थी और कुछ पॉलिटिशियंस ने बनाकर उसको प्रस्तुत कर दिया था एजुकेशन पॉलिसी के रूप में। 30 साल पहले उससे बनी थी। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से जब इसके संदर्भ में मेरी चर्चा हुई तो उनका ये निर्देश था कि भाई देश से पूछा जाए ना, जिनके बच्चे हैं उनसे पूछा जाए, जो संस्थानों में सेवा देते हैं उनसे पूछा जाए, जो सेवा दे चुके हैं उनसे पूछा जाए। तो क्या ऐसी व्यापक व्यवस्था हो सकती है? तो जब प्रधानमंत्री का ऐसा निर्देश हो तो आप ऐसा ढांचा बनाते हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी का पहले तो फाउंडेशन बना है। उसके साथ साथ देश के सामने ये चुनौती थी कि बहुत सारे लोग देश की एजुकेशन को इस एस्पिरेशन से देखते थे कि हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ के साथ कम्पीट कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन इंटरनेशनल रैंकिंग की व्यवस्था ऐसी थी कि वो आपसे कहते थे कि भाई हमको कई संस्थानों की ये कंप्लेंट आई कि मैम वो तो कहते हैं $45,000 दे दो, हम आपको सिखा देंगे आपकी क्या क्या फैसिलिटीज़ को आपको सुदृढ़ करना है। मैंने कहा ये तो फिर ब्राइबरी हुई। तो उन्होंने कहा लेकिन मैंने फिर बैठ के उनका स्ट्रक्चर पढ़वाया। मैंने कहा मान लीजिए हमारी कोई संस्कृत की विशेष संस्थान है, वो तो कभी कम्पीट ही नहीं कर पाएगी। और ये भी सत्य है कि कांचीपुरम में अमेरिकन मैथमेटिशियंस आते थे समझने के लिए मठ में कि इंडियन सिस्टम्स ऑफ मैथमेटिक्स कैसी थी। मुझे याद है कि जब मैं मंत्री थी तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में हमने आर्यभट्ट जी की मूर्ति की स्थापना कराई थी। फ्रेंच, अमेरिकन मैथमेटिशियंस और हिंदुस्तान के मैथमेटिशियंस का वहाँ पर समन्वय से संवाद कराया था। तो मेरा क्योंकि ऐसा एक्सपोजर था तो मुझे पता था कि हमारी कई ऐसी प्रादेशिक भाषाएं अथवा हमारी कई ऐसी बहुत ही लेगेसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कभी भी ये अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसीज इसको रैंक नहीं करेगी। तो मेरा दूसरा लक्ष्य ये था कि हम ऐसी रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाएं कि हमारे जो संस्थान है वो उसमें कम्पीट कर सकें। तो नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो आज चल रही है वो मेरे समय में हमने उसको स्थापित की। प्रधानमंत्री का ये भी आदेश था कि भाई क्या ये संभव है कि बहुत सारे हिंदुस्तानी शैक्षिक संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सेवा देते हैं, उनकी जब वहाँ पे सेवा समाप्त होती है तो उनके पास इतना नॉलेज का भंडार है, एक्सपीरियंस है, क्या वो आके सरकारी संस्थानों में पढ़ा सकते हैं। तो ज्ञान नाम का एक नेटवर्क हमने शुरू किया जिसमें जो सेवानिवृत्त हैं अथवा वर्तमान में एडजंक्ट फैकल्टी वो आके हिंदुस्तान की सरकारी संस्थाओं में पढ़ाएं। तो ज्ञान नाम के उस नेटवर्क को स्थापित किया। उसमें अब तक लगभग 2,500 ऐसे बड़े प्रोफेसर्स आ चुके हैं भारत। फिर इशू था कि भाई क्रेडिट आपका मूवमेंट नहीं हो रहा देश में, तो उस क्रेडिट मूवमेंट के पूरे स्ट्रक्चर को बनाना। फिर एक विषय आया कि और 2014 में विजय जी कौन डिजिटल एजुकेशन की तब बात कर रहा था, तो एक आइडिया ये भी आया कि क्या हम डिजिटल एजुकेशन को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे सकते हैं। तो स्वयं नाम का एक प्लेटफॉर्म हमने बनवाया जिसमें आज लगभग 2 से 2.5 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो भी तब
अब आपके पास काम इतना है, दिन में 24 घंटे हैं, फिर आप अमेठी भी जा रहे हैं, फिर आप संसद में भी जा रहे हैं, तो कम से कम जो प्रधानमंत्री का शिक्षा का एजेंडा था, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उस एजेंडा का फाउंडेशन मैं स्थापित कर पाई। और शिक्षा जगह ऐसी है जहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि आज किया तो अभी परिणाम मिलेगा, आपको उसका परिणाम एक कम से कम 5 से 10 साल बाद मिलेगा। तो ये सारे कारण आज रहे, और ये जो सारे काम डिजिटल स्मृति जी ने प्लेटफॉर्म किए। जो बना, उसका सबसे बड़ा जो उपयोग हुआ वो कोविड के वक्त हुआ। जी, डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का जितना भी सफलता सारा में हासिल हुई वो उसका कोविड में हुई। कोविड में बड़ा अब 14 में 15 में कौन कह रहा था कोविड आने वाला है, किसी को नहीं पता था। तो आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जब चर्चा होती है तो सभी एमपीज, एमएलए, जिला परिषद के अध्यक्षों तक को मैंने लिखा था, सरपंचों तक को, और जो पूर्व के शिक्षा मंत्री रहे, जो हमारे घोर विरोधी रहे, उन सब से चर्चा हुई। जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं थी उनके भी शिक्षा मंत्रियों के साथ संवाद किया, ताकि जब एक नेशनल डॉक्यूमेंट बने तब इसमें हर व्यक्ति, हर आइडियोलॉजी से संपर्क होके उनके भी कहीं ना कहीं क्या विचार है शिक्षा के, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। इसीलिए जब वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत हुआ था तब देश में आपको बहुत ही कम लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट का विरोध किया। ये सारे कारण जो एचआरडी मिनिस्ट्री में रह के स्मृति जी ने किए, मेहनत की, एजुकेशन पॉलिसी पे काम किया, ये बड़े कारण हैं जो एक फील्ड मिनिस्टर हो गए कि उनका मिनिस्ट्री बदली गई। आप इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखते कि जो प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखे थे उसकी पूर्ति हुई? हाँ, तो उसके बाद बदलना होता है, क्यों नहीं, फिर वरना स्टैग्नेट नहीं हो जाता। तो ये अवार्ड होता है, बिल्कुल। एचआरडी से आप टेक्सटाइल देखिए, मिनिस्ट्री मैं में जाना आपको अवार्ड है। उसका एक और Reward दृष्टिकोण, है। आपको एक और दृष्टिकोण दिखाती हूँ। कितने लोग हैं जिनके पास सोशल और इकोनॉमिक मिनिस्ट्री दोनों का एक्सपोजर है? बहुत कम लोग होंगे। मैं वो आप व्यक्ति इसको हूँ रिवॉर्ड मानती हैं? क्योंकि मैं 38 की उम्र में देश की शिक्षा मंत्री बनी, पहली महिला कैबिनेट रैंक में, पहले सबसे कम उम्र की, यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनी। उस तरह और से एचआरडी उसके जैसी साथ मिनिस्ट्री। साथ मैंने जब टेक्सटाइल्स में मुझे भेजा गया, पहले मुझे ये बताइए, ये रिवॉर्ड है? मेरे लिए तो है, क्योंकि मुझे आपके लिए ऐसा reward है ये? एक्सपोजर इतने कम उम्र में ऐसा एचआरडी मिनिस्टर एक्सपोजर। बनना रिवॉर्ड है? एचआरडी HRD मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर, काम किया उसका रिवॉर्ड मिल भाई, गया? आप 140 करोड़ के देश में मिनिस्टर बनते हैं, 60 लोगों में से एक बनते हैं, पहले तो वही बड़ा रिवॉर्ड है। और भी बड़ा रिवॉर्ड आप देखना चाहें कि आप 140 करोड़ के देश में सांसद बनते हैं, वो बड़ा रिवॉर्ड है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आप सांसद बनते हैं और मंत्री बनते हैं, वो तो और भी बड़ा रिवॉर्ड है। अगर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने जाएंगे विजय जी, तो मुझे तो रिवॉर्ड ही दिख रहा है। नहीं, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, एचआरडी में रही हैं। मुझे नहीं पता कि इतना काम करने के बाद मिनिस्ट्री बदलना रिवॉर्ड होता है। क्या इसकी वजह? एक कार्यकर्ता नहीं, एक इंसान के नाते आपको कहना चाहती हूँ, डिफरेंशिएट इसलिए कर रही हूँ कि कार्यकर्ता आदेश का पालन करता है, इंसान नई उपलब्धियों की या नए एडवेंचर्स की तलाश करता है। एक थिंकिंग माइंड को अगर आप स्टैग्नेट कर दें तो वो उस माइंड की हत्या हो जाती है। एक इंसान जो ऐसे मत उदाहरण मत दीजिए। अभी तो वित्त मंत्री जी ने नवा बजट पेश किया है जी, स्टैग्नेट फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है 11 साल से नहीं, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं। नहीं, मुझे ऐसा 5 साल लगता से होम मिनिस्टर साहब हैं। नहीं, आप नितिन मेरे गडकरी दृष्टिकोण जी से 12 साल से, आप मेरे 11 साल दृष्टिकोण से पूछ रहे नहीं, हैं। सबके लिए स्टैग्नेशन तो सबके नहीं, लिए आप होगा ना। मेरे दृष्टिकोण से हाँ, पूछ तो मैं रहे हैं। आपके मेरा दृष्टिकोण बैकग्राउंड, से इसीलिए मेरा मैंने कहा कि बैकग्राउंड रिवॉर्ड नहीं, जो है वो इसीलिए नहीं आपको उसका जवाब देती हूँ। प्रधानमंत्री का बैकग्राउंड रहा गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते हर पोर्टफोलियो को देखने का, प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखने का। उससे पहले संगठन की यात्रा में प्रचारक के नाते, संगठन मंत्री के नाते उनका एक्सपोजर जो रहा वो मुझ जैसे व्यक्ति का कभी नहीं रहा। आज अगर आप किसी भी व्यक्ति की और मुझसे तुलना करते हैं, वो क्रोनोलॉजिकली मुझसे ज़्यादा बड़े हैं एज की दृष्टि से, तो उनके जीवन के अनुभव मुझसे शायद ज़्यादा हैं। मेरे जीवन के अनुभव कंपैरेटिवली कम है, और वो भी विशिष्ट फील्ड्स में। मेरा ह्यूमैनिटी का नहीं, मैं आपको नहीं, मैं ह्यूमैनिटीज मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारी चीज है। जर्नलिस्ट अगर सेटिस्फाई हो, आप जर्नलिस्ट कभी सेटिस्फाई हो गए तो जर्नलिस्ट नहीं रहता। नहीं, स्टैग्नेशन की बात की तो 9 बार वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया। मेरा संगठन में उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मेरा ह्यूमैनिटीज में उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने कभी इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं देखा एज ए प्रोफेशनल। तो मैं, अगर आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तो हाँ, मेरा मीडिया का 30 साल का बैकग्राउंड रहा है।
अभी उस पर भी आते हाँ हैं, जी। लेकिन फिर से मैं उसी पर आता हूँ एचआरडी पर, क्योंकि मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छा काम किया और ज्यादातर लोग समझते हैं, मेरा समझना कोई महत्वपूर्ण नहीं है स्मृति जी के काम को एचआरडी मिनिस्ट्री में, और लोग इसलिए बार बार करते हैं। और उस समय शायद आपको याद होगा कि बहुत सारे लोगों को एक शॉकिंग भी लगा था कि स्मृति जी को एचआरडी से क्यों शिफ्ट किया गया। क्या उसके कारणों में आरएसएस की तरफ से कोई ऐसा था कि आप उनके एजेंडा को पूरा नहीं कर रहे? आप अपना जवाब दीजिएगा। हैं? दूसरा, रोहित मुझे तो वेमुला का लगा केस कुछ मुझे तो बड़ा लगा मामला मेरे पे आरोप ये था कि मैं आरएसएस का नहीं, एजेंडा उसके चला बाद रही कुछ हूँ। और वो भी आता है बात कि उस पर भी आता हूँ कि आरएसएस के एजेंडा पर भी, कि आरएसएस के एजेंडा को चलाया मैं वही एचआरडी कह रही मिनिस्ट्री हूँ, में, तो क्षेत्र लेकिन भी उसके मेरी बाद पद भी जब- मेरी नहीं हो सकती। नहीं, रोहित वेमुला का जो केस हुआ, क्या वो एक बड़ा कारण बना? जेएनयू को लेकर बड़ा कारण बना कि जेएनयू पर जो कुछ आपने टिप्पणी की या बात की? मैंने क्या टिप्पणी की थी? भारत माता की जय बोलना पाप है? आपको लगता है कि ऑफ ऑल द पीपल नरेंद्र मोदी मुझे उसके लिए दंडित करेंगे? किस लिए सम्मानित किया? अच्छा ये नहीं, बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो आप समझती काम हैं दिए एचआरडी गए, मिनिस्ट्री नहीं मुझे जो वो काम आपकी- दिए गए ये थे वो आपके मैंने, उसमें है, नेचर में, उसमें नहीं मैं नहीं वो आपको नेचर में कह नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या काम दिया गया था। मैंने पॉलिसी की दृष्टिकोण से, टेक्नोलॉजी की दृष्टिकोण से, फ्रेमवर्क्स की दृष्टिकोण से अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा किया था। अच्छा चलिए ऐसा और कीजिए। आज वही पॉलिसी उस डिपार्टमेंट का पूरा ध्येय है। चलिए आज ये बताइए मुझे, इस सरकार में 5 साल में 5 मंत्रालय बदलने वाला कौन सा दूसरा मंत्री है? मेरा 5 साल में 5 मंत्रालय कहाँ बदला? और कितने बदले आपके? 5 साल में HRD 10 साल में बदले। एचआरडी तो अगर मैं आपको दूसरा उदाहरण देती हूँ, एचआरडी मैं आपको हुई, फिर दूसरा टेक्सटाइल उदाहरण हुई, देती फिर हूँ, आईएनबी मैं आपको हुई, फिर दूसरा, WCD मैं पर आ आपको गए। 4 उदाहरण और देती हूँ। जी मुझे जब जेंडर का जिम्मा दिया गया, उस वक्त ये इच्छा थी प्रधानमंत्री की कि हमारे पास आंगनवाड़ी सिस्टम 1970 के दशक से है, हम टेक्नोलॉजी क्या उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं टेक्नोलॉजी का काम ऑलरेडी एचआरडी में कर चुकी थी। मैंने कहा कि साहब ठीक है, आपने अपने बजट से पहली बार सभी आंगनवाड़ियों तक स्मार्ट डिवाइस पहुंचाने का काम किया है, पोषण का प्लेटफॉर्म बनाया। अगर मेरे उस काम को सराहना नहीं होती तो सिविल सर्विसेज का इनोवेशन का अवार्ड प्रधानमंत्री जी पोषण के उस ट्रैकर को नहीं देते। मेरा बनाया हुआ ट्रैकर है प्रधानमंत्री के आदेश पे। आप मैं तो अगर बात ही नहीं टेक्सटाइल, समझ पा रहा मैं आपकी। आप टेक्सटाइल्स की मैं तो बात ये- करें, हम- मैं आप एक सेकंड, उसको मैं टेक्सटाइल्स की हाँ, बात जी। करती हूँ। हमारे देश में कभी भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स का एचएसएन कोड नहीं था। मैंने अभी हाल फिलहाल में भी बोला। जी तो मैं जब प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि भाई ये सबसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में से है, इसमें नया क्या कर सकते हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर में आपको नए कुछ आयाम ढूंढने पड़ेंगे ताकि डिविएट हो जब वर्ल्ड मार्केट ग्रो कर रही है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स का मुझे आज भी याद है प्रधानमंत्री जी से एक आग्रह करने पे उसके एचएसएन कोड्स भी बने। मैंने ये आग्रह किया था कि क्या हम मैनमेड उसके ऊपर एक, आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, एमएमएफ के ऊपर 6000 करोड़ का अपैरल का पैकेज घोषित हुआ था। मैंने आग्रह किया था कि साहब अगर हम मेडअप्स जो कर्टन पिलो कवर ये सब बनता है इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो यूएस के मार्केट में हमें बहुत फ़ायदा होगा। मेरे उस आग्रह को स्वीकार किया गया। ROSTCL जो टेक्सटाइल से हैं वो आपको शायद बता पाएंगे, टेक्सटाइल के पूरे जगत में कभी ऐसा नहीं होता कि कॉटन और मैनमेड फाइबर की इंडस्ट्री साथ में बैठती हो। मेरे कार्यकाल में दोनों साथ में बैठे थे। आप कोविड का समय ले लीजिए, हैंडीक्राफ्ट, वो 1 साल जब बंद था सब ग्लोबल मूवमेंट, हमारा एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ का हुआ और 1% की वृद्धि हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने खुद और आप मेरा प्रधानमंत्री जी के साथ या संगठन का काम 10 साल मंत्रालय के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। मैं 2 बार राज्यसभा जा चुकी हूँ गुजरात से, दोनों बार 2017 प्रस्तावक की पहला नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है जी। मैं आपके आप उल्टा समझ रही है मेरी बात को। जो आप बात कर रही है वही बात मैं कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी हर मिनिस्ट्री में, वो एचआरडी हो, और वो कैबिनेट, एक चीज मेरे बारे में कभी नहीं, आईएनबी जो कि उसमें भी बहुत नहीं, और एक्सपीरियंस विजय जी आपका एक चीज, क्योंकि मैंने कभी इसको प्रचलित नहीं किया, जो कभी नहीं है, मैं कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स में रह चुकी। वो उस समय 4 लोग सीसीपीए में रहे। मैं बात आप फिर आप तो मेरी मेरे बात को आप सपोर्ट कर रही हैं या तो मेरे प्रधान खारिज कर रही हैं, ये बताइए। सीसीपीए में कब रखा मुझे, आप डेट निकालिए। मुझे बात समझिए कि ये तो सीडी वो की रिवॉर्ड एचआरडी नहीं की, सुनिए, ये एचआरडी की सीडी, उस जितना कैबिनेट को, पॉलिटिक्स को मैं समझता हूँ, सीसीपीए में कब थे मैं? शुरुआत में जब नहीं। सुषमा जी भी रही, आप भी रहे एक जमाने में। मेरी बात सुनिए, बाद में आई। मेरी बात तो सुनिए।
ये एचआरडी मिनिस्ट्री है जो यदि मिनिस्ट्रीज को टॉप में देखा जाए। उसके बाद आती है टेक्सटाइल, उसके बाद आती है आईएनपी, उसके बाद आती है डब्ल्यूसीडी। डब्ल्यूसीडी को तो मैं वुमेन के साथ जोड़ने को एक कन्वेंशनल तरीके से बहुत सपोर्ट, मतलब वो होता वो है लेकिन वो है। तो ये 4 तो मैं सीडी, आपको- 1 2 3 मैं आपको- 4, मैं आपको- और जिसमें स्मृति जी आज कह रही हो कि उन्होंने हर मिनिस्ट्री में अच्छा काम किया, ये सब लोग कहते हैं। अरे तो भाई, मैं आपको ये एक कैसा और- रिवॉर्ड मैं आप- सिस्टम है मैं कि आपको ऊपर से रिवॉर्ड नीचे सिस्टम- उतरते मैं उतरते यहाँ मैं पहुंच आपको जाए। परिभाषा बताती हूँ। देखिए, अगर किसी को रिवॉर्ड ना करना होता तो एचआरडी के बाद मेरे मंत्री क्यों रखते? कोई जरूरत नहीं थी। दूसरा, जब मुझे माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाया गया, क्या वो एक डिस्ट्रप्शन था? हाँ। क्या वो डिस्ट्रप्शन मैंने मांगा था, खुद को असाइन किया था? नहीं। नरेंद्र मोदी ने मुझे माइनॉरिटी क्यों दिया? क्या मुझे जेंडर पहले दिन दे दिया था? नहीं। जेंडर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए दिया गया। This is the promotional scheme of cabinets. No, ministries. I can't speak for others. I can speak only for No, myself. I'm talking about you only. I am talking कि about HRD myself. to टेक्सटाइल को एलिवेट WCD करके is- नहीं, विजय जी, टेक्सटाइल को एलिवेट करके कैबिनेट रैंक किया गया था। ये तो आप भी स्वीकार करेंगे। वो तो कैबिनेट मिनिस्टर को तो एमओएस नहीं बनाते भाई, नॉर्मली। वापस कैबिनेट भी नहीं बनाते तो क्या हर्जा था? नहीं, वो हर्जा नहीं होता। चलिए, अब आप ये भी से satisfied है। लोगों की राय ऐसी है, लोग ऐसा समझते मैं हैं। बहुत ही आभारी हूँ। नहीं, लोग ऐसा देखिए, समझते हैं। नॉर्मली क्या होता मैं है, आपकी डिसिप्लिन को भी सुनिए, समझता हूँ। नहीं, नॉर्मली आपकी क्या बात होता को है भी समझता हूँ। कि पॉलिटिशियन कोशिश करता है कि लोग उसके लिए खड़े हो। यहाँ पर लोग मेरे लिए खड़े हैं, इससे बड़ा मेरे लिए आशीर्वाद क्या होगा? चलो, मिनिस्ट्री पर आते आते आईएनपी की बात हुई, आपने माइनॉरिटी अफेयर्स की कही। जी, इस सरकार का सबसे बड़ा सवाल वाला जो मिनिस्ट्री है वो माइनॉरिटी अफेयर्स है। मिनिस्ट्री को छोड़ दीजिए, माइनॉरिटी अफेयर्स पर या माइनॉरिटी पर भारतीय जनता पार्टी का जो बिहेवियर है वो उस पर सवाल खड़े करता है हर दिन। और अभी तो आपके मित्र हैं हिमंता जी, तो उन्होंने कहा कि हम तो उन 22 सीटों पर कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे जहाँ मुसलमान वोट नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन मंत्री हैं जो बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं, वो कहते हैं कि माइनॉरिटी वोट नहीं देती इसलिए हमको कैंडिडेट नहीं बनाते। और ये तो सच ही है कि कैंडिडेट नहीं बनाते। सवाल क्या है? सवाल यह है कि ये माइनॉरिटी के साथ ये जो बिहेवियर है इसको आप कैसे देखते हैं? आप तो माइनॉरिटी अफेयर की मिनिस्टर रही हैं। पहला, क्योंकि मेरा सरनेम ईरानी है और जोरास्ट्रियन समुदाय जो है, पारसी समुदाय, जी, वो समझ गया मैं, माइक्रो उसकी बात- माइनॉरिटी है। माइक्रो- तो मैं उस दृष्टि से बोलना चाहूंगी। जी। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम सड़क बनाएंगे, या अभी हाल फिलहाल उन्होंने कहा हम- नहीं, ये लॉजिक अरे नहीं सुन, चलता। लॉजिक सारी सरकारें एक- ऐसी बनाती नहीं, हैं। नहीं, कोई एक सेकंड, एक सरकार सेकंड, बताइए एक जवाहरलाल सेकंड। नेहरू से नरेंद्र मोदी नहीं, तक एक जिसने सेकंड। सड़क खड्डे खोद नहीं, के नहीं, बनाई। एक सेकेंड। क्या नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में आपने माइनॉरिटी को मुफ्त राशन से वंचित देखा है? आयुष्मान भारत से वंचित देखा है? अब क्योंकि वो टारगेटेड इंडिविजुअल सब्सिडी स्कीम है, क्या आपने उनको जनधन योजना से वंचित देखा है? क्या आपने उनको मुद्रा योजना से वंचित देखा है? क्या आपने उनको कृषि सम्मान निधि से? आप सड़क जेनेरिक हो गया, इसलिए मैं प्रिंसिपल्ड इंडिविजुअलाइज आप बोल दीजिए, फिर मैं आपसे बात- इंडिविजुअलाइज टारगेटेड अकाउंट्स की बात कर रही हूँ। हाँ, ठीक है, क्या चलिए। उन्होंने कभी वंचित किया? नहीं, क्या कोई सरकार बताइए। चलिए अब इसको उल्टा पूछते हैं, जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी तक, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, ये सरकारों की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ जी। कोई सरकार है जिसने किसी कम्युनिटी के लिए कोई भी ऐसा काम जो सरकार की योजना हो, कश्मीरी उसको पंडितों रोका को हो? कांग्रेस के राज में निकाला गया और वो चुप रहे। कश्मीरी पंडितों पे मत जाइए। नहीं, कश्मीरी क्यों? पंडितों आप पे मेरे तो को 11 साल क्योंकि- में कुछ नहीं किया इस नहीं, सरकार ने। आप अगर मुझे ये कहेंगे, ये तो गलत है भाई। हाँ। धारा 370 हटाने का हमने नहीं, उससे संकल्प दिया कश्मीरी था, पंडितों हटाया की वापसी नहीं हुई। नहीं, कश्मीरी पंडितों का एक वापसी ये नहीं भी हुई। ना एक उनका ये भी संकल्प पहले था, हम minority पे उनका बात एक ये करते हैं। संकल्प था नहीं, कि हटाया जाए। ठीक हटाया है। गया। लेकिन उससे कोई आप कश्मीरी ये पंडितों क्योंकि आप की कह वापसी रहे हैं नहीं कि हुई। कांग्रेस के हम राज में कश्मीरी- क्या हम minority की टारगेटेड, बात आपने करते कहा हैं। टारगेटेड क्या किसी एक धर्म के व्यक्ति का कुछ नुकसान हुआ? बिल्कुल हुआ, आप तो उसके साक्षी रहे हैं। वो तो कश्मीरी पंडितों की सरकार रही है। तो मैंने वो वही अलग तो issue कह है। रही हूँ कि लेकिन मैं कह हमारे रहा हूँ, यहाँ आप पे कश्मीरी minorities पंडितों पर को क्या हम कांग्रेस ने मुसलमान- टारगेट नहीं minority किया? को आप कहेंगे कि पारसी जो है माइक्रो माइनॉरिटी है, हाँ। जैन है, बुद्ध है, लेकिन पारसियों आज ने बौद्ध कभी- जो है हमारे माइनॉरिटी अफेयर लेकिन मिनिस्टर है। लेकिन माइनॉरिटी में मुसलमान देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी आबादी है।
आप उसे माइनॉरिटी माने ना माने, देश की सबसे बड़ी आबादी है, जी। उसे भारतीय जनता पार्टी ने खारिज कर दिया, क्योंकि कहाँ बिना खारिज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मैं नहीं कहाँ समझता कि खारिज उसे किया? कोई एक्सेप्टेंस मानी जाती। कहाँ खारिज किया? एक भी कैंडिडेट, एक भी एमपी आपका नहीं है, भाई मेरा ये मानना आप है, टिकट ही नहीं देते। एमपी की तो बात छोड़िए। पहले तो मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक बात आई कि खारिज कर दिया, खारिज तब होता है जब आप वंचित करते हैं टारगेटेड। क्या वंचित हुआ है? आप मुझे वंचित प्रमाण, तो हुआ ना। कहाँ पॉलिटिकल वंचित हुआ है? पार्टिसिपेशन के आपने भाई, महिला political- आरक्षण बिल क्यों दिया? क्योंकि महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि मैं समझता हूँ सोशल एम्पावरमेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आज SC ST की जो हालत और समाजों से ज्यादा बेहतर है, उसकी वजह है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। महिलाओं की ताकत स्मृति ईरानी क्यों है? क्योंकि महिलाएं भी जब पार्टिसिपेशन होता है तो उनको सोशल एम्पावरमेंट मिलता है, जी। और मुसलमानों को ये पार्टी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं दे रही, ये फैक्ट है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पॉलिटिकली आप एम्पावर तब करते हैं जब आप प्रॉस्पेक्ट्स बनाते हैं एजुकेशन के लिए, जब आप प्रॉस्पेक्ट्स बनाते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। क्या बीजेपी ने इन दो चीज़ों से उनको वंचित किया है? बिल्कुल नहीं किया है, महिलाओं को किया है, बिल्कुल नहीं तो किया फिर महिलाओं वंचित। के लिए रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? क्योंकि आप इक्वालिटी को देखते हैं कि रेस में सब एक स्तर से भाग रहे हैं, हाँ, तो लेकिन यही जब मुसलमानों औरतें के साथ 100 है। मीटर्स पीछे से भाग रही हैं तो उसमें आपको मुसलमानों आप के साथ इक्वल दर्जा, इक्विटी का ये दर्जा है, स्टैंडर्ड आप इक्वल कर रहे हैं रेस के लिए। देखिए कंट्राडिक्शंस क्या है, स्मृति जी के लिए परेशानी मैं देखता हूँ नहीं, कि मुझे स्मृति कोई जी की परेशानी फैमिली को नहीं। देखिए जी। और बीजेपी को सोच को देखिए। स्मृति जी की फैमिली में बांग्ला है, मराठी है, पंजाबी है, बोलने वाले भी हैं, समाज के भी लोग हैं, जी। धर्म के लोग भी, अलग अलग धर्म के लोग भी जी। हैं, है ना। लेकिन ये पार्टी जो है तो वही तो वो औरत बनी, फिर मंत्री भी बनी, मंत्री 3 बार बनी नहीं, वो तो सांसद ठीक भी है, बनी। वो अलग चीज है। वो कैसे अलग चीज हो नहीं, मैं तो गई? इसलिए कह रहा हूँ वो उनकी ताकत भी है, लेकिन ऐसा मैं कह नहीं रहा है। हूँ कि ये तो आप अगर पार्टी मेरी जो है ना आपकी ना वो एक एक सेकंड, देश, आप एक विचार, बोल एक रहे हैं, धर्म, एक नहीं नहीं भोजन, नहीं नहीं एक चुनाव, ये सब कुछ एक करना कॉन्ट्रडिक्शन चाहते आपका है। आप ये स्वीकार करते हैं कि मेरे परिवार में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, है ना? आप ये हाँ है, आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि मेरी परिवार में अलग अलग प्रांतों के लोग हैं, आप ये स्वीकार नहीं, आप करते हैं। इसको अरे मैं compatible वही तो नहीं मैं कह करते रही हूँ, आप ये स्वीकार करते हैं कि मेरे परिवार में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, फिर ये भी तो स्वीकार कीजिए कि उसी महिला को फिर 3 बार सांसद बनाया और मंत्री बनाया। ये क्यों नहीं स्वीकार करते? नहीं, लेकिन ओवरऑल जनरल एक बात देखिए ना, जनरल सोसाइटी में जो मैं पार्टी जनरल का एक सोसाइटी behavior, नहीं पार्टी के बिहेवियर की नहीं, बात आप अगर मेरा उदाहरण दे रहे हैं तो ये चौथा स्तंभ भी आप स्वीकार मैं तो कीजिए ना। इसलिए दे रहा हूँ कि स्मृति जी के लिए शायद थोड़ा सा सफोकेशन होता होगा कि बिल्कुल ये नहीं, जो अरे सब क्या चीजें बात चल कर रहे रही हो हैं, उस मैं बात एक को प्रैक्टिसिंग लेकर। हिंदू हूँ, मैरिड टू अ पारसी, मैं क्यों सफोकेट होंगी? अरे आपकी पार्टी तो लव जिहाद चलाती है, अब स्मृति जी के लिए ना चलाए तो पारसियों में चला। पारसियों में तो नहीं कन्वर्जन नहीं होता, हाँ, पारसियों में कन्वर्जन नहीं होता, पारसियों में कन्वर्जन नहीं होता। लेकिन नंबर मुसलमान 1 वो मोहब्बत करे तो लव स्पष्ट, जिहाद होता है नहीं क्या? वो स्पष्टीकरण एक हो जाए कि पारसियों में कन्वर्जन वो नहीं ठीक होता। है, मैं कह रहा हूँ मुसलमान दूसरा शादी लव करते जिहाद, हैं, नहीं लड़की लव साथ जिहाद लेके का, आया, लव शाहनवाज जिहाद लेके का आया, जो तो विषय है वो मेरी पार्टी ने लीगली बहुत स्पष्ट किया है। आप अगर एक कंस्ट्रक्टेड स्ट्रेटेजी के माध्यम से किसी औरत को फंसाते हैं ताकि उसको एक रिलेशनशिप में लाके उसका धर्म बदल सके, दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप ऑफ पीपल हु हैव नो मेरे को, क्योंकि विजय जी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आप जानबूझ के, और इसका बहुत सारा एविडेंस है, पुलिस एविडेंस है, लीगल एविडेंस है, आज आप अगर एक महिला को जानबूझ के उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको एक रिलेशनशिप में लाते हैं और फिर उसका धर्म परिवर्तित करते हैं, ब्याह करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, वो लव जिहाद है। नहीं, लेकिन लिंचिंग तो कर रही है पार्टी के लोग। कंसेंशुअल, वो क्या ये मेरी सारी पार्टी घटना ने कभी उत्तराखंड भी में तो एक टिप्पणी, भी रिपोर्ट नहीं आई 5 साल की, मैंने लव मेरी जिहाद पार्टी गिराई ने थी। कभी भी 2 इंडिविजुअल्स हु आर ऑफ लीगल एज, हाउ दे लिव इन देयर डोमेस्टिक सराउंडिंग्स व्हेन दे अपहोल्ड द लॉ, उसके ऊपर कभी मेरी पार्टी ने दखल अंदाजी नहीं की, ना कोई पार्टी के टिप्पणी। लोग ही तो लिंचिंग कर रहे हैं। मेरी पार्टी लव ने जिहाद के कभी नाम पर। ऐसा नहीं किया ना। आप लव तो जिहाद, सड़कों पर जाके मैं मुसलमान लव और जिहाद हिंदू का जो आपको लड़की या हिंदू लड़की मैंने लड़के आपको को जो देखकर- लव जिहाद की परिभाषा दी है, आप परिभाषा उसको तो ठीक नकार, है। आप नकार नहीं सकते उसको। नहीं, परिभाषा ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है प्रैक्टिकली वो तो नहीं है ऐसा। परिभाषा जो है उसी के अब आधार देखिए, पर मेरी परिभाषाएं पार्टी तो ने बहुत अपना ज्ञान करती है। लेजिस्लेटिव, लीगल, मॉरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल स्टैंड लिया हुआ है। परिभाषाएं तो काम करती हैं, परिभाषाएं और प्रैक्टिकल में तो मेरी फर्क है। पार्टी का परिभाषा तो फाउंडेशनल आपने सोच, घुसपैठियों की भी दी,
मेरी है ना, पार्टी लेकिन आप की घुसपैठियों के फाउंडेशनल नाम पर सोच जो है मुसलमानों वो के खिलाफ माहौल स्पष्ट है। कर रहे हैं। नहीं, आप ये कह दें कि घुसपैठी को इसलिए ना निकालें कि उसका धर्म विशेष है, वो तो फिर स्वीकार नहीं होगा ना। नहीं, लेकिन वो तो मनमोहन सिंह सरकार ने 80,000 घुसपैठिए निकाल दिए, मनमोहन सिंह मोदी सरकार ने 4,000 निकाले। नहीं, मुझे प्रैक्टिकल ऐसा बात कीजिए, प्रैक्टिकल मुझे आप प्रैक्टिकल माहौल बातें ही इतना कर रही हूँ। बनाते हैं। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल बातें ही कर रही हूँ। कहाँ है? मुझे 4,000 लगता है निकाले आप 10 अगर साल में। अभी हाल फिलहाल में अगर आप बजट को ही देखें तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने का बजट बड़ा है। प्रैक्टिकलिटी भी ये है कि लैंड इज अ आप स्टेट समझते हैं इशू। कि एक चीफ मिनिस्टर घुसपैठियों के नाम पर मियाँ मियाँ कहता रहे, ये ठीक लगता है? बांग्लादेशीज एक दूसरे का इसी प्रकार से संबोधन करते हैं। आपको ठीक लगता है? भाई वो बांग्लादेशीज एक मैं दूसरे को आपसे समझना संबोधित चाहता हूँ, करते आप हैं। ठीक समझती हैं? बांग्लादेशीज एक दूसरे को ऐसा संबोधित करते हैं, ये मेरा वक्तव्य है। अब वो आप बांग्लादेशी जो एक दूसरे को इस प्रकार से संबोधित करते हैं उनसे पूछिए, मैं तो किसी को ऐसा संबोधित नहीं करती हूँ। लेकिन आप ये नकार नहीं सकते कि कुछ बांग्लादेशी सेगमेंट्स में वो एक दूसरे को ऐसे संबोधित करते हैं, तो आपको उनसे पूछना चाहिए वो एक दूसरे को ऐसे क्यों पुकारते हैं। स्मृति जी की एक पहचान और है जिन्होंने डायनेस्टी के किले को ध्वस्त कर दिया, जी। वो था अमेठी। हम्म, गांधी परिवार का एक बड़ा मजबूत किला रायबरेली और अमेठी, जिसको हम शुरुआत से सुनते हैं। आपने राहुल गांधी जी को हरा दिया, हालांकि पिछली एक पहला जब चुनाव लड़ा तो आप उसमें हार गई, लेकिन वो लड़ाई आपने 2014 की, पर 2019 में आपने जो उम्मीद कम की जा रही थी, मतलब 1977 के बाद पहली बार इस तरह का बड़ा, आप इसको एक कैंडिडेट की हार के तौर पर देखती हैं, डिनेस्टी के किले को तोड़ने के तौर पर देखती हैं? देखिए, दो बातें। पहले तो उस इलाके में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के दृष्टिकोण से मैं पहली नॉन गांधी हूँ जी। महिला पुरुष तो छोड़ दीजिए, पहली नॉन गांधी हूँ। दूसरा, पहली महिला हूँ। वो क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय राजनीति के दिग्गजों ने अपनी किस्मत आजमाई। वो चाहे काशीराम जी हों, चाहे शरद यादव जी हों, चाहे मेनका जी हों, तो जहाँ दिग्गज झंडा ना गाड़ पाए वहाँ पर एक सामान्य कार्यकर्ता भाजपा का करे। जो समय अवधि थी 2014 का चुनाव मैं इसलिए भी अपने लिए महत्वपूर्ण देख रही हूँ कि उस वक्त जब मैं गई तो 22 दिन का समय था, 30,000 से वोट ले जाना 3 लाख तक। और उसमें मेरे लिए, आप शायद सोचते हो कि मुझे उस पर मुस्कुराना नहीं चाहिए, मुझे आज भी याद है कि मुलायम सिंह यादव जी का इंटरव्यू था प्रभु चावला जी के साथ, एक आज तक नाम का चैनल है उस पर, जिसमें मुलायम सिंह जी ने स्वीकार किया कि भाई सोनिया जी का फ़ोन था, ये मुलायम सिंह जी का वक्तव्य है, कोई क्लिप उठाकर देख ले। तो मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफ़र किया और मेरे और राहुल जी के अंतर जो था वो 1 लाख लगभग 5,000 का था। तो अगर मुलायम सिंह यादव जी उदार नहीं होते 2014 में, तो 2014 में क्या फटकर तो अगर 22 दिन में, रायबरेली बहुत साल से अगर 22 दिन में, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को शायद कभी उम्मीद ही नहीं थी कि भाई कहाँ गलत जगह पर हम फंसे हुए। तो अगर एक औरत 22 दिन में कांग्रेस और भाजपा का डिफरेंस सिर्फ 5,000 वोट तक लाके खड़ा कर सकती है, तो मेरे दृष्टिकोण से वो भी किसी इतिहास से कम नहीं था। और एक मुख्यमंत्री का ये सार्वजनिक एक पत्रकार के साथ स्वीकार करना कि जी अगर मैं ट्रांसफ़र नहीं करता तो नमस्ते तो 14 में ही हो जाती, तो वो मेरे लिए भी एक महत्वपूर्ण पल था। और कुछ लोगों को लगा मुझे आक्रोशित होना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं राजनीति 25 साल 20 साल देख चुकी हूँ तो इसलिए मुझे पता था उसकी अहमियत, मुलायम सिंह जी के उस स्टेटमेंट की अहमियत। 2019 का जो चुनाव था मेरे लिए इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था कि 5 साल की मेहनत थी हारने के बाद, लेकिन ये भी एक भारतीय राजनीति का इतिहास रहा कि कांग्रेस का सिटिंग अध्यक्ष हमारे देश के इतिहास में कभी नहीं हारा। कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हारा, कभी नहीं हारा। और वो कॉन्स्टिट्यूंसी, आप तो क्योंकि वहाँ उस इलाके को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, आपका अनुभव रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी का निर्माण ही इस दृष्टिकोण से हुआ था, डिलिमिट किया था कि वहाँ पे कांग्रेस कभी हारे ही नहीं। तो ये भी किसी के, शायद बहुत ही कम लोगों ने उस इलाके का अध्ययन किया है कि वहाँ पे माइनॉरिटी या कास्ट डिलिमिटेशन में इस तरह से डिजाइन किया ही जाता है कि हाँ, तो उसको तो विशेष डिज़ाइन किया गया था कि वहाँ से कभी भी खानदान रायबरेली अमेठी हारे नहीं। तो वहाँ पर जाके करना वो तीसरा ऐसा एक मुझे लगता है फेदर इन माय कैप है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो उसको समझते होंगे। और मैं 24 के बारे में ये कहती हूँ कि अगर उनको जेन्युइनली इस बात का विश्वास होता कि वो जीत रहे हैं तो वो लड़ते ज़रूर।
कैसे देखते हैं आप राहुल जी? राहुल जी तो अब एलओपी भी हैं, हमारे लीडर ऑफ नहीं, पोजीशन मैं हैं। जब देश नहीं देख रहा तो मैं क्या देखूंगी? अरे आप ये तो बड़ी गंभीर नहीं देख रहा। एलओपी है वो, और वो तो नहीं कहता देख है, रहा है। पार्टी के भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अकेले राहुल गांधी है जो प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हैं। मुझे देखिए, जो गंभीर राजनीति करता है उसको इस बात का अंदाज़ा है कि वो एलओपी के स्तर पे भी खरे नहीं उतर रहे हैं। ये मैं रोष की भावना से नहीं कह रही, व्यंग की भावना से नहीं कह रही हूँ। जो जेन्युइन, अब आपने 40 साल, फिर से कहती हूँ, मैंने 30 साल देख लिया, तो इसलिए कम से कम हमारे पास इतना अनुभव तो है कि हम एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर्ड रूप से किसी को भांप सके या उसका मूल्यांकन कर सके। तो नरेंद्र मोदी, नहीं, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को वो नहीं कर रहे कंपेयर, लेकिन कहा HM के जाता है साथ कि भी राहुल कंपेयर जी नहीं जो कर है सकते। चैलेंज करते हैं हर देखिए, चीज। मैं 4-5 लोगों के साथ तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। PM, HM, राजनाथ जी, नितिन जी, गडकरी सर, ऐसे लोगों के साथ तो आपका कंपैरिजन, ये मेरे टॉप के मैं 4-5 नेताओं का Leaders। नाम आप नहीं कर सकते। मेरी बैच के, मेरे उम्र के कौन है? आप धर्मेंद्र भाई, भूपेंद्र भाई से भी मैच नहीं कर सकते। तो जब आप, और जैसे कि मैंने कहा, जो गंभीर राजनीति करते हैं उनको पता है। ये अलग बात है कि वो कांग्रेस परिवार से हैं, गांधी परिवार से हैं, तो उनको उस परिवार में जन्म लेने की वजह से एक स्थान मिला हुआ है राजनीति में, उसको भी आप नकार नहीं सकते। लेकिन सिर्फ क्षमता के आधार पर अगर आप उनकी तुलना करें